Jai Hind and very good morning to each and every one of you. Today I am back again with the class of social science and I welcome all the students of standard 10th in the new chapter, chapter number 11, right? India water resources. So student, basically this chapter belongs to a geographic part, right? Hope you all have seen the paraphrase of government which is just today it was being inaugurated. Hope you all have seen the course which is excluded and included in your courses. So especially this chapter is included in the course of your final exams, although as on your SA1 too. So let's get start about this chapter, because this is one of the most easy chapter of your syllabus, and which is having a very high proportionate of marks, especially from this particular one. So let's start this. As you can see in the introduction, water is a need of life, yes or no? Because if without life you cannot imagine, without water you cannot imagine your life, right or not? So especially water जो है, ठीक है, that plays a very vital role, very important role, or you can say that कि it is a need, right? It is a need of everybody, right? Whether it is Indian or Sri Lankan or an American, like any human being only we'll talk about. So there is no other option except water resources, because our body itself will comprise of more than 70% of substance in our body is made up from water only. Yes, and many of the doctors, you have heard many of the times, many doctors are advising that we should drink water at least 10 glass in a day. Yes or no? तो बच्चों, कहीं ना कहीं पानी जो है वो हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी एक पदार्थ है, एक ऐसा एलिमेंट है जो हर बायोटिक यानी जैविक, ठीक है, बायोटिक मतलब क्या हो गया, जैविक संसाधनों के लिए, एक लिविंग चीज़ को लिविंग बनाए रखने के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है, वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो फॉर दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी रिक्वायर्ड वाटर एज वेल एज एट द टाइम ऑफ एग्रीकल्चर. हमने भी रिसेंटली चैप्टर देखा है, एग्रीकल्चर में भी हमें पानी की ज़रूरत होती है, ड्रिंकिंग से लेकर डोमेस्टिक यूज से लेकर बहुत जगहों पर हम पानी को अलग अलग वेज में यूज़ करते हैं. यस और नो? हमने छोटे स्टैंडर्ड्स में अभी तक पढ़ा ही हुआ है. स्पेशली जब वाटर शॉर्टेज हो जाती है, वेन एवर द टाइम्स व्हेन वी आर रिसीविंग वेरी लेस रेट और द लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पेशली, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम, कितनी ज़्यादा हैक्टिक हमारा शेड्यूल हो जाता है. यस और नो? बच्चों, आज इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, आफ्टर चाइना. तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में लगातार जो बढ़ती जनसंख्या है, उस जनसंख्या से पानी की जो किल्लत है, यानी पानी का जो शॉर्टेज है, वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, राइट? तो हमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे ताकि हम वाटर को स्पैरिंगली यूज़ करें. ठीक है, स्पैरिंगली मीन्स वी हैव टू यूज़ वाटर जुडिशियसली. बहुत सोच समझ कर हमें पानी को इस्तेमाल करना है, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पूरे वर्ल्ड में, राइट? अगर आप लोग जानते हो कि छोटे स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि मोर देन 97% ऑफ वाटर, राइट, इट इज़ अ सॉल्टी वाटर. ठीक है, सभी को पता होगा सॉल्टी वाटर है. सॉल्टी वाटर है मतलब क्या है कि जो समुद्र का पानी है, खारा पानी है. 2% ऑफ वाटर इज़ आइस, जो कि ग्लेशियर में हमको देखने को मिलेगा. ठीक है, सिर्फ 1% ही है हमारे पास जो कि मीठा पानी है, स्वीट वाटर है. तो 97, 2 and 1. तो आप खुद सोच सकते हो कि इस पूरी वर्ल्ड का 100% पॉपुलेशन दे जस्ट यूज टू डिपेंड ऑन 1% ऑफ स्वीट वाटर. तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी जैसी चीज़, वाटर जैसी चीज़, H2O जैसी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट तो है ही बायोटिक सब्सटेंस के लिए, बल्कि आने वाली जनरेशन्स के लिए भी ये बहुत मायने रखता है. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू थिंक अबाउट द वाटर क्राइसिस एंड द प्रॉब्लम्स आर फेसिंग डे बाय डे. Before getting understand about the problem, let us understand that from where we can get fresh water or a drinkable water, right? So there are few things are given on your screen, especially the first number, rainwater. Why rainwater is the best source of water? Because it is the original source. From the ancient time, right? If we look to the rivers, lakes, streams and all,
दिस ऑल आर द सेकेंडरी सोर्स. वाई इट इज सेकेंडरी? क्योंकि जो पहले रिवर के अंदर पानी कहाँ से आया, लेक के अंदर पानी कहाँ से आया, स्ट्रीम्स के अंदर यानी नहरों के अंदर पानी कहाँ से आया, छोटी छोटी नदियों के अंदर पानी कहाँ से आया, जस्ट बिकॉज ऑफ रेन ओनली. बारिश नहीं होती तो फिर नदियाँ नहीं भरती, तालाब नहीं भरती, नहरें नहीं भरते, जिसकी वजह से पानी नहीं मिलता. तो रेन वाटर एक प्राइमरी सोर्स है और रिवर, लेक, स्ट्रीम्स, पॉन्ड, सी, ये सब सेकेंडरी सोर्स है. ठीक है. सेकेंडली सरफेस वाटर. हियर सरफेस वाटर का मतलब क्या हुआ कि ज़मीन के ऊपर कितना पानी है, जैसे रिवर, लेक, पॉन्ड, सी और स्ट्रीम्स की बात हो रही है यहाँ. ओके स्टूडेंट्स, तो ज़मीन के ऊपर जो पानी है यानी ज़मीन जो नेकेड आई से विजिबल है उसे सरफेस वाटर कहते हैं. व्हाट इज सरफेस वाटर? इजी एंड क्लियर, ध्यान में रखना बच्चों. एंड रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर. यानी अगर हम सिर्फ वाटर की बात करें, वाटर का बेस्ट सोर्स कौन सा है, तो वो है सबसे पुराना रेन वाटर. लेकिन अगर हम सरफेस वाटर की बात करें तो सरफेस वाटर का जो मेन सोर्स है वो क्या है? स्पेशली रिवर. ठीक है, क्या है? रिवर. तो याद रखिएगा बच्चों, सरफेस वाटर इज द वाटर विच इज प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस अबव द क्रस्ट लेवल, right, which is can be seen with the naked eye, and the opposite of surface water would be the ground water. ठीक है. जैसे अगर हम अर्थ के ऊपर बात कर रहे थे, सरफेस पर बात कर रहे थे, अब हम ग्राउंड वाटर में देखेंगे कि जो पानी है वो ज़मीन के अंदर होता है. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज क्योंकि जो पानी होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ज़मीन द्वारा. अ लॉ लैंड कैन ईजिली एब्जॉर्ब the water which is flowing over the earth crust because it is a lower strata of land. और इसी वजह से जो पानी है वो धीरे धीरे क्या होता है, वो जमा होना शुरू हो जाता है. एक मानना ऐसा है कि द वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ अनलिमिटेड. यानी अगर हम ज़मीन के नीचे पानी ढूंढेंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई वी कांट अज्यूम दैट हाउ मच ऑफ वाटर इज़ बीइंग प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड. इन द सेम वे नॉर्थ प्लेन्स की अगर हम बात करें तो वो 42% ग्राउंड वाटर हमें वहाँ पे देखने को मिल जाता है. राइट, यानी नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं सो विल फाइंड 42%, 42% जो पानी है वो ग्राउंड वाटर हमें नॉर्थ इंडिया में ही देखने को मिल जाता है. और वहीं साउथ इंडिया में इसका प्रोपोर्शन थोड़ा सा लेस है. रीज़न सबसे बड़ा क्या है? प्लेटू और माउंटेन की वजह से. यानी यहाँ पर क्या है कि प्लेटूज़ हैं. ठीक है, ज़मीन इतनी ऐसी नहीं है कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है, प्लेटूज़ आई होप सबको पता होगा, पठार 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं हमने. और माउंटेन्स भी हैं यहाँ पर कुछ. ठीक है, और इन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्राउंड वाटर इज़ यूटिलाइज मैक्सिमम फॉर इरीगेशन. यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर होता है वो ज़्यादातर इरीगेशन यानी पेड़ पौधों को पानी देना, एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा यूज़ होता है. तो बच्चों, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर एंड रेन वाटर, दीज आर द 3 मेजर सोर्स ऑफ वाटर. ठीक है, अब हम देखते हैं कि वाटर यूज एज अ रिसोर्सेज एज अ यूजेस. इरीगेशन की बात सबसे पहले करते हैं बच्चों, इंडिया में खासकर. ठीक है, वाटर इरीगेशन 84% यूज़ होता है. यानी ऑलमोस्ट हम 100% पानी को देखें तो 84% पानी जो है वो आज इंडिया में इरीगेशन में यूज़ हो रहा है. ठीक है, एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है. करीब करीब 1500 लीटर पानी जो है वो प्रोड्यूस करने में काम आता है 1 किलो वीट, पैडी, जूट, शुगर कैन बनाने में. क्रॉप्स रिक्वायर्ड मोर वाटर. राइट, तो हम कह सकते हैं कि 1 किलो अगर गेहूँ उगाना है तो आपको करीबन 1500 लीटर पानी इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसमें डालना पड़ेगा. और वहीं पैडी, जूट, शुगर कैन जो ये है इसमें पानी की ज़्यादा मात्रा चाहिए. ठीक है, यानी कंपैरेटिवली गेहूं के मुकाबले इसमें शुगर, पैडी और राइस में हमें ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी. वाटर इरीगेशन के लिए एंशियंट टाइम से इस्तेमाल किया आ रहा है. ठीक है, पहले से हम लोग शुरुआत करें इवन फ्रॉम द 2nd सेंचुरी यानी 2री शताब्दी से ग्रैंड एनिकट कैनल, नाम अंडरलाइन कर लीजिएगा, द फेमस ग्रैंड एनिकट कैनल. MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. ग्रैंड एनिकट कैनल क्रॉस कावेरी नदी पर बनाई गई. ठीक है, 2nd सेंचुरी में. तो बच्चों ये खुद एक अपने आप में एक बहुत ही फैक्टफुल इंफॉर्मेशन है, तो प्लीज़ कीप इट इन माइंड, नोट इट डाउन समवेयर. ग्रैंड एनिकट कैनल. ठीक है, कौन सी कैनल है? ग्रैंड एनिकट, जो कि 2nd सेंचुरी में रिवर कावेरी पर बनाई गई. इसके अलावा 1882 में यमुना नदी पर भी एक कैनाल बनाई गई जो कि उत्तर प्रदेश में है. इसके अलावा स्पेशली इरीगेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो हम 3 भागों में इरीगेशंस को करते हैं. नंबर 1 इज़ वेल्स एंड ट्यूब वेल्स. ठीक है, आपने देखे होंगे कुएँ और ये जो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं कुओं से कनेक्टेड होते हैं, ट्यूब वेल्स जिनको बोलते हैं. इसके अलावा कैनाल्स आपने देखी होगी. ठीक है, कैनाल्स. ठीक है, इसके अलावा पॉन्ड्स, तालाब छोटे छोटे आपने देखे होंगे. सो इन शॉर्ट ये इरीगेशन के लिए बेस्ट
स्रोत हैं, सोर्स हैं, जो हम पेड़ पौधों को पानी देना एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पे हम ला सकते हैं। इसके अलावा वेल्स और कैनाल्स जो है वो इरिगेशन का आज के ज़माने में बहुत मेजर सोर्स बन चुका है, ठीक है। सो नाउ टाइम्स पीपल आर यूजिंग वेल्स एंड कैनाल्स एज एन सोर्स ऑफ इरिगेशन, वेयर एज कैनाल्स एंड पॉन्ड्स आर द सेकेंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिव, यानी पहले जो है वो इम्पॉर्टेंट वेल्स और कैनाल्स को ही मिलती है, यही पानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इरिगेशन में स्पेशली, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए, पेड़ पौधों को पानी देना है उसके लिए। और अगर ये सब हम वहाँ उपलब्ध नहीं है, ठीक है, अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग कैनाल्स, पॉन्ड और इन सब चीज़ों के पीछे भी जा सकते हैं, जो कि सेकेंड और थर्ड ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। कैनाल इरिगेशन जनरली सतलुज, गंगा, यमुना, यहाँ के तक कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा रीजन्स में, जो कि ईस्टर्न प्लेन्स में है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैनाल इरिगेशन याद रखिएगा बच्चों, और कौन कौन सी नदियों पर है ये कोशिश करिएगा कि उन नदियों के नाम भी आपको याद रहें। इसके अलावा वेल्स और ट्यूबवेल्स अलुवियल प्लेन्स, ठीक है, अलुवियल मिट्टी के जगहों पर, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की बात करें, यानी अगर हम देखते हैं एक तरफ से, ठीक है, उत्तर भारत को, तो उत्तर भारत में स्पेशली एलुवियल डिपॉजिट हमें देखने को मिलता है, और उत्तर भारत में हमें वेल और ट्यूबवेल्स के थ्रू इरिगेशन करते हुए फार्मर्स, किसान मिल ही जाते हैं, तो बहुत कॉमन सी बात है। वहीं दूसरी तरफ जो कि हमारा साउदर्न और ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो पॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं, तालाबों का इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों में भी, याद रखिएगा बच्चों। स्पेशली इन नॉर्थ ट्यूबवेल्स एंड वेल्स आर बीइंग यूज्ड एज इरिगेशन, एंड इन साउथ एंड ईस्ट they generally used to have a pond, ठीक है, छोटा सा तालाब टाइप, which is practiced more to the eastern and southern states. Hope you all have understood this. irrigation क्या होता है, क्यों important है, right? इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, that is मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। बच्चों 10th स्टैंडर्ड में काफ़ी सारे पेपरों में मैंने ये क्वेश्चन देखा है, दैट डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ठीक है, या फिर उसके बारे में पूछा जाता है। तो इन शॉर्ट एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, तो प्लीज़ कीप अपने दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को भी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट? एज दिस वर्ड सेड, मल्टी, व्हाट इज़ मल्टी मीन्स मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन, मल्टी मीन्स एक से ज़्यादा, ठीक है। पर्पसेस मीन्स यूजेस, when anything is having more than one uses or more than countable uses, it called be called multi user, right? So many large and small rivers, यहाँ बात क्या हो रही है, बड़ी और छोटी रिवर्स की इंडिया में जो फ्लो करती है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी रिच इन इंडिया, यानी जो भारत है उसमें जो पानी की जो एक जगह से दूसरी जगह नदियाँ जो चलती हैं वो काफ़ी बेहतर है। स्पेशली इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द फिजियोग्राफी, क्योंकि हमने 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है, हमारी इंडिया की फिजियोग्राफी इतनी अच्छी है। फिजियोग्राफी आई होप सबको पता होगा कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स, आर्चपिलोज, इतनी वैरायटी है हमारे पास कि पानी जो है वो हमारे पास बहुत ही अच्छी कंडीशन में और बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी मौजूद है। मैनी रिवर्स, यानी बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो दूसरी खाली रिवरों को के साथ मिलकर अपने पानी को सी, यानी यू हैव सीन दैट कि वहाँ पर जाकर मिल जाती हैं, अकम्बुलेट हो जाती हैं, ठीक है, समुद्र में जाके मिल जाती हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि विद द आइडिया दैट वाटर में हार्नेस्ड एंड वेरियस पर्पस, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आर प्लान फॉर मेनी रिवर्स। स्पेशली मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट असलियत में है क्या बच्चों? तो यहाँ से देखना कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आर मीन्स टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम लाइक विद द रिवर वैलीज। अब वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है? वो प्रॉब्लम होती है बच्चों फ्लड कंट्रोल की। फ्लड कंट्रोल यानी बाढ़ आ गई, उस बाढ़ को रोकने के लिए हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए कि बारिश कितनी भी हो सकती है। आप देखते हो, यू जनरली यूज टू सी इन द नावर टाइम्स दैट कि बरसात जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या जो भी उसका रीज़न हो। अगर रेनफॉल ज़्यादा हो गया तो रिवर ओवरफ्लो हो जाएगी, और रिवर ओवरफ्लो हो जाएगी तो वो रिवर जो है उसका पानी बैंक्स को तोड़कर यानी किनारों को तोड़कर कहाँ आ जाएगा? रिहायशी इलाकों में आ जाएगा, रेसिडेंस में आ जाएगा। और उस रेसिडेंस से उसे बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे जो इन सारी चीज़ों को रोक सके। सॉइल इरोजन के लिए भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बहुत अच्छी चीज़ है। और ड्रिंकिंग और इरिगेशन वाटर
स्पेशली जो ये इंडस्ट्रीज़ को दिया जा रहा है, या फिर वहाँ की सेटलमेंट्स को दिया जा रहा है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाती है और इफ़ेक्टिव भी बनाती है, क्योंकि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मतलब क्या हुआ कि ऐसा प्रोजेक्ट जिसका एक से ज़्यादा यूज़ हो, ठीक है। अगर हम पानी को एक जगह पर रोक लेते हैं, ठीक है, लाइक सपोज इफ वाटर इज़ बीइंग फ्लोइंग एंड यू हैव जस्ट बिल्ड अ चेक डैम, ठीक है, एंड देन यू विल यूज़ द सेकेंड सेशन एज इन लाइक कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू अ वाटर इलेक्ट्रिसिटी, यानी पानी से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, या ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, या सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हो। तो ऐसी जगहों पर आपको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा उपयोगी दिखेंगे, इम्पॉर्टेंट दिख जाएंगे। कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वही जगहें हैं, द प्रोजेक्ट विच इज़ यूज्ड नॉट जस्ट फॉर सेविंग वाटर बट ऑल्सो टू मेक द इफेक्टिव यूज़ ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों। तो याद रखना कि नॉट जस्ट फॉर यूजिंग वाटर और प्रिजर्विंग वाटर बट ऑल्सो मल्टीप्लाइंग द वाटर विच मेक्स द वाटर काउंट इंक्रीज इन द फ्यूचर कमिंग ईयर्स, ठीक है बच्चों। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, अब कितने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इंडिया में हैं और कहाँ हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट आपको दिखता है भाखड़ा नंगल डैम, कौन सी रिवर पे? सतलुज रिवर पे है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान। याद रखना बच्चों। कोसी रिवर जो कि है वो कि कोसी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बिहार में है ये। दामोदर वैली दामोदर रिवर पर है, झारखंड वेस्ट बंगाल में। उसी तरह हीराकुंड, चंबल वैली, नागार्जुन सागर, कृष्ण राज सागर, ये दो थोड़ा एक बार अच्छे से याद रखना बच्चों। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन करते हैं और बहुत जगहों पर ये पूछा भी जाता है कि नागार्जुन सागर डैम कहाँ है या फिर कृष्ण सागर डैम कहाँ है। सो यू जस्ट नीड टू राइट फॉर द नागार्जुन सागर वुड बी द कृष्णा रिवर, इट बीइंग एसोसिएटेड विद, एंड कृष्णराज रिवर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद कावेरी रिवर, राइट। इसके अलावा तुंगभद्रा रिवर पर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाया गया है तुंगभद्रा नाम का, जो कि कर्नाटक आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा नर्मदा वैली सरदार सरोवर डैम इस पर बनाया गया है। आई होप सबको पता होगा सरदार सरोवर डैम हमारे गुजरात में ही है, ठीक है। स्पेशली स्टेट्स कौन कौन सी इसमें बेनिफिट होते हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, यानी यहाँ से मिलने वाली एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी इन सारे स्टेट्स को प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज़ कांदना वानाकोबारी, ठीक है। तो कादना वानाकोबारी इज अ महिसासुर रिवर पर है, ये गुजरात में ही। उसके अलावा उकाई कारापुर और धरोई, ये कुछ और हमारी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं जो कि गुजरात में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन सी नदियों पर है? उकाई काकरापारा ये आपको तापी पे देखने को मिलेगा, और धरोई आपको देखने को मिलेगा साबरमती नदी पर, ठीक है बच्चों। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल भी अच्छी है। एटलीस्ट आप इनकी रिवर्स और इनके मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के नाम अच्छे से याद करें, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अंडर इरिगेशन। अगर हम इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन इंडिया में कैसे किया जाता है ये हमने देखा। अब हम देखने वाले हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, हाउ इट वाज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ओवर द स्टेट्स, राइट। इंडिया के जो स्टेट हैं वो सारे एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, ऑल आर डाइवर्सिफाइड। सपोज फॉर एन एग्जांपल आंध्र प्रदेश जो कि एक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, वहीं वहाँ गोदावरी और रिवर नदियाँ वहाँ आकर मिलती है। स्पेशली माना नदी का डेल्टा उड़ीसा में मिलता है, कावेरी का डेल्टा तमिलनाडु में मिलता है। उसी तरह ये देखा जाता है कि भाई इंडिया में ऑल द स्टेट्स आर इंटेंसिवली इरिगेशन प्रोपोगेट करते हैं, यानी भारत में ये वो जगहें हैं जहाँ पर आज़ादी के बाद, स्पेशली 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया ने 4 गुना तेज़ी से अपने इरिगेशन स्पेस पर काम किया है, अपनी एग्रीकल्चर पर काम किया है। और स्पेशली 38% ऑफ नेट सोइन एरिया, यानी टोटल 100% का भारत में अगर 100% ज़मीन है तो उस ज़मीन का करीबन 38% भाग कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर लैंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो नए बीज जिसमें बोते हैं और नई फसलें जिसमें हम काटते हैं। इसके अलावा देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इरीगेटेड स्टेट्स, स्पेशली इन मिज़ोरम में 7.3 है और वही पंजाब में 90.7। तो एक तरफ पंजाब में जो नेट ग्रोइंग एरिया है वो करीब 90% है, यानी केवल 10% को छोड़ दिया जाए, ऑलमोस्ट 9.2। तो पंजाब में मैक्सिमम पीपल आर
वर्किंग एंड मैक्सिमम पीपल आर वर्किंग फॉर एग्रीकल्चर वन, राइट। वहीं मिज़ोरम में सिर्फ और सिर्फ 7.3, ठीक है। सो मोर देन 40% ऑफ एरिया ऑफ टोटल एरिया शुड बी अंडर द पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर एंड तमिलनाडु, म्यांमार, मणिपुर। तो बच्चों ऑलमोस्ट हमारे भारत का 40% जो कृषि क्षेत्र है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और मणिपुर, इन 3 और 6 और 7 स्टेट्स के अंदर बटा हुआ है, आपस में बांटा हुआ है, राइट। तो देख लीजिएगा प्लीज़, इसे याद रखना है आपको। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं वाटर क्राइसिस। तो बच्चों वाटर क्राइसिस तो सब जगह होंगी, ठीक है, क्योंकि नेचर का एक गिफ्ट है वाटर, ठीक है। अब नेचर के इस गिफ्ट को कंटिन्यूसली शॉर्ट ना होने के लिए हमें इसकी डिमांड और इसकी खपत यानी इसकी जो यूज़ है उस पर खासा ध्यान रखना होगा। हमें स्पेशली कैश क्रॉप्स उगाते हैं जो इंक्रीज़ इन अर्बनाइजेशन को रोकना है, ठीक है, यानी कैश क्रॉप्स को थोड़ा सा कंट्रोल में लाना है। अर्बनाइजेशन जो तेज़ी से बढ़ रहा है, लोगों की लाइफस्टाइल जो चेंज हो रही है, उसको थोड़ा कंट्रोल में लाना है। इसका वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, वितरण जो है वो प्रॉपर और इक्वल होना चाहिए, एक ही लेंथ के साथ प्रॉपर वे में सिस्टमैटिक तरीके से सबको इक्वली मिलना चाहिए। सभी लोगों का ह्यूमन इंटरेस्ट, लिवलीहुड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हुए पानी क्योंकि सभी की ज़रूरत है। नाउअडेज लगातार हमारी जो एरिड रीजन्स हैं यानी जो सूखी जगहें हैं, स्पेशली अगर हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करें या फिर साउदर्न पेनिनसुला की बात करें, तो ऐसी जगहों पर हमें एरिड यानी गर्म रीजन्स देखने को मिलते हैं, राइट। यहाँ पर पानी की समस्याएं ज़्यादा हैं और द क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ डिटेरियोरेटेड इन द मेनी ऑफ द विलेजेस और समटाइम्स। पानी मिल भी रहा है तो बहुत गंदा है, क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं, राइट। इसके अलावा अगर ऐसा पानी वो लोग पिएंगे तो वाटर बॉर्न डिजीज़ यानी कोलेरा या टाइफॉइड या कुछ भी उनको ईजिली हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा पानी वो लोग नहीं पीते। सो इसीलिए पोर्टेबल वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, प्योर पोर्टेबल वाटर। और वो कैसे मिलेगा? अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे अटैम्प्ट किए गए पोर्टेबल वाटर को बनाने के लिए, लेकिन लार्ज डिफरेंस बिटवीन द डिमांड ऑफ वाटर एंड इट्स सप्लाई। इवन टुडे द सर्व ऑफ शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज 8%, इट इज़ अबाउट टू 8% इन इंडिया। यानी भारत में आज भी 8% से ज़्यादा जो लोग हैं वो शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को फेस कर रहे हैं, यानी पानी की जो किल्लत है उसको फेस आज भी इंडिया में कर रहे हैं। इसके अलावा इट नीड्स टू बी डन टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मोर देन 50% विलेज, यानी जिन्हें पानी मिल भी रहा है उनमें से करीबन 50% गाँव ऐसे हैं जहाँ साफ़ पानी नहीं पहुँचता, ठीक है। तो जो कि एक बहुत ही सोचने लायक बात है बच्चों। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये बहुत लार्ज एरिया को वास्ट करता है। इसके अलावा हमारे इंडिया में करीबन 2/3, ठीक है, 2/3 एग्रीकल्चरल रीजन है जो कि सिर्फ और सिर्फ रेन वाटर पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। यानी पानी आएगा बरसात तो ही वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, वेजिटेशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आज के टाइम में अगर हम पानी का लेवल देखें तो स्पेशली वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि पानी जो है वो लिमिटेड सोर्स है और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, राइट। इसके अलावा द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इज ऑल्सो बीइंग डिक्रीजेस। तो जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर उस समय में अंडरग्राउंड था, बट अब धीरे धीरे उसका भी लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे स्टेट में आ सकती है ग्राउंड वाटर को अगर हमने कंस्टेंट नहीं किया तो। और ये प्रॉब्लम्स जनरली कैसी होंगी? हमें एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं मिलेगा, इंडस्ट्रीज़ के लिए पानी नहीं मिलेगा, राइट, और बेसिक यूजेस के लिए पानी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें पोल्यूशन को रोकना है, क्योंकि जितना पहले तो पानी हमारे पास बहुत कम है और जो कम है उसको भी अगर हम पॉल्यूट कर देंगे तो हम हमारे उसको डोमेस्टिक यूज़ में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ में हम नहीं ले सकते। सो आवर प्रायर ड्यूटी इज़ टू स्टॉप द पोल्यूशन ऑफ वाटर and spread the awareness to the people so they can also understand such. Now how to conserve water? पानी को कंजर्व कैसे किया जाए? तो जनरली अगर हम पूरे वर्ल्ड की भी बात करें तो पानी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पूरे सब जगह पर, कि जितना पानी एक स्टेट में दूसरे में भी हो, तो पानी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन यही है आपका कि वाटर पॉल्यूशन जो है उसको हम लोग जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए क्या होगा कि फ्यूचर में हमारे सोर्स अच्छे होंगे। यस और नो, राइट।
सो द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि एक डेली नीड्स के साथ साथ ये एक ऐसी ज़रूरत है जो सभी को बहुत ही ज़्यादा नेसेसिफाइड है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर्स, ठीक है, अगर हम रिजर्वायर्स क्रिएट करें, रिजर्वायर्स मीन्स क्या हुआ कि कंटिन्यूस फ्लोइंग वाटर को अगर हम एक हर्डल बनाकर बीच में, ठीक है, पानी को रोक दें, तो क्या होगा कि हम स्पेशली पानी का वेस्टेज रोक पाएंगे। और ख़ास में जब दो रिवर्स बेसिन्स, ठीक है, यानी जब वहाँ पर रिवर्स मिलती हैं, वहाँ पर ब्रिंगिंग द ग्राउंड वाटर लेवल हायर, दैट वाटर इज़ एन नेशनल रिसोर्सेज। जनरली जहाँ पर दो रिवर बेसिन्स मिलते हैं, ऐसी जगहों पर हम लोग रिजर्वायर्स लगाएंगे, या ताकि क्या होगा कि जो पानी का लेवल है वो हम बढ़ा सकें। क्योंकि बच्चों पानी जो है वो किसी एक की हम कह सकते हैं कि वो जागीर नहीं होती, इट कैन बी ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ठीक है। So let's move on to the next topic, which is watershed development. So students, watershed development is one of the most asked question in board exam. आप अगर पुराने साल के पेपर देखोगे तो आपको वाटरशेड डेवलपमेंट क्या होती है, आप उसका कॉन्सेप्ट समझाएं, ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो वाटरशेड अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट भी है, तो प्लीज़ ध्यान से समझना। वाटरशेड डेवलपमेंट असलियत में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बच्चों जिससे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, वो भी नेचुरल तरीके से। कैसे? स्पेशली इट इज़ यूज्ड फॉर सिंथेसाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉलर नेचुरल यूनिट्स अकॉर्डिंग टू इट्स कन्वीनियंस। यानी जो पानी है उसकी छोटी छोटी यूनिट्स बनाकर हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अ रिवर बेसिन इन सच अ एरिया वेर इज़ वाटर ऑफ वेर इन the water of a river along with the water of branches from watershed. Means what we used to do, we used to just make the separation of the main stream with the other one, so we can just segregate the water into the different sections so that water can be utilized for the longer time, and also it is going to be safe for the future generation. अल्टीमेटली वाटरशेड डेवलपमेंट, अगर हमें एक लाइन में इसकी बात करना चाहूँ तो वाटरशेड रीजन इज़ अल्टीमेटली अ रिवर बेसिन ओनली। मतलब है तो ये रिवर बेसिन का चक्र ही, लेकिन जो सिंगल रिवर थी उसको अगर आप टुकड़ों में या फिर पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि पानी की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो स्लो हो जाएगी, राइट। और स्लो होने के साथ साथ आप उसे अलग अलग जगहों पर यूज़ कर भी सकते हो। इसके साथ साथ द वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स फ्लोट्स टूवर्ड द फाइनली मीट एनी रिवर, ठीक है। इट डेवलप्स द वाटरशेड इन ओवरऑल अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट। इट इंक्लूड्स प्रोग्राम लाइक सॉइल एंड ह्यूमिडिटी कंजर्वेशन, यानी इससे सिर्फ पानी नहीं बच रहा है, ठीक है, सॉइल और ह्यूमिडिटी भी कंजर्व हो रही है, वाटर स्टोर हो रहा है, इससे हम ट्री प्लांट कर सकते हैं, मोर फॉरेस्टाइजेशन हो सकता है, फॉरेस्टेशन हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ पैस्चर लैंड्स, ठीक है, और हम इससे रिन्यूअल ऑफ कलेक्टिव रिसोर्सेज भी कर सकते हैं। यानी क्या है कि जो भी रिसोर्स हम कलेक्ट करें उन्हें रिन्यू किया जा सकता है वाटरशेड से, राइट। क्योंकि पानी और वाटर ही जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है हर बायोटिक कंपोनेंट के लिए। ये सारे प्रोग्राम लैंड की कैपेबिलिटी को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ पीपल की जो नीड है, नेसेसिटीज़ हैं, उनको भी पूरा करते हैं, चाहे वो लोकल हो या फिर वहाँ से दूर रहने वाले। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स आज के टाइम में अप्लाई कर रही हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। आप सभी लोगों ने देखा होगा बच्चों कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे बहुत सारे गाँवों में आज भी की जाती है, ठीक है। क्या होती है ये थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे हम लोग। स्पेशली हम जब रेन आती है तो हम उसको छोटी छोटी कैनाल्स और स्पेशल मेथड्स के थ्रू हम छोटे छोटे वेल्स और फार्म पॉन्ड्स, जिसे हम खेत तलवड़ी भी कहते हैं, उसमें हम पानी को क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। रेन वाटर पानी को हम इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वाटर लेवल भी बढ़ता है और साथ ही साथ हम हमारे डोमेस्टिक या फिर एग्रीकल्चर यूज़ के लिए इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि ग्राउंड वाटर और अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाना, ठीक है। दूसरा, वाटर पॉल्यूशन कम करना, ठीक है। तीसरा, क्वालिटी ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर स्पेशली बढ़ाना, ठीक है, ताकि जो क्वालिटी है, उनका गुण है, वो बढ़े, अच्छी तरीके का पानी हमें पीने को मिले, अच्छे स्तर का पानी। इसके अलावा लैंड रूट्स, टू सेव द लैंड रूट फ्रॉम द वाटर लॉगिंग्स,
ठीक है, यानी वाटर लॉक करता है, स्पेशली जब हम रास्तों पर देखते हैं पानी भर जाता है। तो ऐसे पानी को रोकने के लिए अगर हम रेन वाटर को प्रॉपर्ली हार्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो पानी रोडों पर जमा नहीं होगा, जिससे हमें तकलीफ़ नहीं होगी। इसके अलावा रिड्यूस द सरफेस ऑफ रन वो वाटर, यानी पानी को अगर हम रेन वाटर हार्वेस्ट करवाएंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो पानी है वो तुरंत ही बह के निकल नहीं जाएगा, उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी और वो हमारे पास कहीं जाकर स्टोर भी हो जाएगा। इसके अलावा फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ अ डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग द समर स्पेशली फॉर द लॉन्ग ड्राई स्पेल्स, यानी जो लंबे सूखा समय होता है, चाहे या तो समर का कह लो, ऐसे समय पर हम इस पानी को जो हमने बचा के रखा हुआ है उसको यूज़ हम कर सकते हैं। इसके अलावा फुलफिलिंग ऑफ इंक्रीज ऑफ डिमांड ऑफ वाटर, ठीक है, यानी जो भविष्य में बढ़ने वाली पानी की समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ही अच्छा उपाय है बच्चों, राइट। इसके अलावा पॉइंट 4 लास्ट बोलता है आपको कि मेक श्योर दैट द अरेंजमेंट ऑफ स्टोर रेन वाटर अंडरग्राउंड द टनल्स और द टंग which is the multi-story residence in a large city arranged should be made for the water percolates in the ground। जनरली हम लोग देखते हैं कि शहरों में हमें 2 मंजिला मकान या 3 मंजिला मकान देखने को मिलते हैं। तो ऐसी जगहों पे हम लोग स्मॉल टैंक्स बना सकते हैं अपने घरों के नीचे या नीचे, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स से हम ऊपर जमा किए गए पानी को कहीं पर नीचे स्टोर कर सकें, जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो ये थे बच्चों इसके फ़ायदे, ठीक है, इसके बहुत सारी यूज़फुलनेस। अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा आखिरी पॉइंट इस चैप्टर का, जो कि हमें ये बताएगा कि भाई पानी जो है वो प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे तो फ़ायदे क्या क्या। पहला कि वाटर इज़ अ वेरी इकोनॉमिक रिसोर्स। वाई इकोनॉमिक रिसोर्स कह रहा हूँ क्योंकि वो हर जगह यूज़ होता है, चाहे वो गार्डन हो, व्हीकल्स हो, टॉयलेट्स हो, वॉश बेसिन्स हो, हर जगह। हमें सबसे पहले क्या करना है कि इन जगहों पर स्पेशली जहाँ पर पानी वेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे थोड़ा सोच समझ के पानी का इस्तेमाल करें। सेकेंडली पब्लिक अवेयरनेस फैलाओ, लोगों को जनाओ, उन्हें बताओ, उन्हें ये सिखाओ कि वो कैसे पानी को और बेटर वे में इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे उसका वेस्टेज कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हो सके तो रिसाइकल करो पानी की, यानी पानी जो है उसको दोबारा अगर आप यूज़ कर सकते हो रिन्यू करके तो करिए। इसके अलावा रिजर्वायर्स का इस्तेमाल करो पॉल्यूशन रोकने के लिए, और साथ ही साथ हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर डेवलप करो, स्पेशली लाइक वेल्स, ट्यूबवेल्स, खेतलवाड़ी डेवलप करो ताकि आप पानी को स्टोर कर सको। इसके साथ साथ हमें ग्राउंड वाटर पर भी एक हमारी पैनी निगाह रखनी है कि जो हमारा पानी है ग्राउंड वाटर लेवल वो कम नहीं होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पानी हम स्टोर कर रहे हैं स्पेशली, राइट, इट शुड नॉट रिपेयर द डैमेज पाइपलाइन इमीडिएटली टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें पानी का जो पॉल्यूशन होता है, ठीक है, थ्रू द पाइपलाइंस, इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर इधर उधर हम कहीं पर भी कुछ भी फेंक देते हैं, तो उससे नहीं होना चाहिए बच्चों। देन द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर दैट यूनिफॉर्म स्टेप शुड बी टेकन, राइट, इट्स कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर एवरी एरिया। हम हरे एक ही जगह, जैसे राजस्थान है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, रेनफॉल कम है, तो वहाँ हम ज़्यादा एफर्ट्स डाल सकते हैं, लेकिन आसाम या फिर वेस्ट बंगाल में उतने एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर वाटर लेवल हमें अच्छा नहीं मिलेगा। सो स्पेशली जो लोकल लोग होते हैं वो कोऑपरेट करके अपने आप को डेवलप करें, एक प्रॉपर मैनेजमेंट फॉर्म करें, ताकि वाटर रिसोर्सेज को वो ना सिर्फ बचाएं बल्कि भविष्य की जनरेशन्स के लिए उसे फॉरवर्ड भी करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाटर शुड बी यूटिलाइज्ड इकोनॉमिकली। पानी जो है उसे बहुत ही पैसे की तरह इस्तेमाल करिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाटर इज़ लाइफ, राइट। इसीलिए हमें कुछ ऐसे मेथड्स, कंजर्वेशन मेथड यूज़ करने हैं जिससे हम रेनफॉल के पानी को वाटर क्राइसिस पर हम उसे भर सकें। इसके साथ साथ फार्म्स, जो कि हमारे खेत होते हैं, वहाँ पर भी हमें वाटर प्लेसेस बनानी चाहिए, जिससे कि क्या हो कि एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर हम सेव कर सकें। बिकॉज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेटमेंट गिवन इन दिस चैप्टर विच इज़ वाटर इज़ नथिंग बट वाटर इज़ लाइफ। ठीक है बच्चों, तो इट इज़ द ईजीएस्ट वन, ऑल्दो यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज देख लीजिएगा, 3 क्वेश्चंस हैं आपको पेज नंबर 93 पर। रेमेडीज़ पूछ रहा है पहले में, सेकेंडली सर्कमस्टांसेस पूछ रहेगा आपसे कि वाटर क्राइसिस कैसे इंडिया में हो रहे हैं, या फिर ये पूछ सकता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को आप कैसे अंजाम दीजिए। इसके अलावा पॉइंट क्वेश्चन वाइज जो है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीपर्पज़, काफ़ी पूछा जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरीगेशन। ठीक है, ग्राउंड वाटर को कैसे बढ़ाओ, और इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट को आप कैसे बेटर कर सकते हो।
तो ये 7 क्वेश्चंस हैं आपको कर लेने हैं नोटबुक में। ऐसे वन में ये चैप्टर इंक्लूड है आपके। इसके अलावा आपको करीबन 5 MCQs यहाँ दिए गए हैं, तो प्लीज़ इस MCQs को भी बना लेना बच्चों ध्यान से, ठीक है। गो थ्रू विद दिस चैप्टर एंड ईच एंड एवरी लाइन, जो चीज़ें अभी हम लोगों ने देखी आज। ईजी है तो बिल्कुल इसे लाइटली नहीं लेना है, थोड़ा सा एफर्ट डाल देना है इसमें, ठीक है। तो हमारे जो भी मार्क्स इस चैप्टर से लिए अलॉट हैं वो हमें मिल जाएंगे। गो थ्रू दिस each and every line of this chapter, and if you have not understood anything then please tell me as soon as possible. You can post a comment on the down box, we'll get back to you soon, ठीक है बच्चों। So the chapter completes over here, chapter number 11, India water resources. At last I just want to add on this कि save water save life. Till then take care of yourself and your family. I am Gaurav Dhanik signing off today. Jai Hind and thank you so much.